Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Office Asara 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know as audio video both are okay. Are we good to go? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. दिस इज़ आवर सेशन. ये हमारा सेशन है रिगार्डिंग IEIFS सब्जेक्ट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हर दिन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे. एंड जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं. एडवांस लेवल का मतलब ये हो गया थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं. अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं. देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न का पेपर आपका आने वाला है. दूसरा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करते हैं. रिवीजन में कैसे हेल्प करेंगे? सिंपली आपका एक ही टॉपिक 4 से 5 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं. वो 4 से 5 स्टेटमेंट आपको उसी टॉपिक के बारे में रिवीजन करवा देते हैं. सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं टू प्रिपेयर फॉर द JIB एग्ज़ाम. और अब जो JIB है हमारा जून 2024 होगा. IEIFS की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा 9 जून को, है ना. पेपर जो है आपका 9 जून होगा, तुरंत बाद RBWM के, कोई गैप नहीं है बीच में. चलिए, क्लास नंबर 12 है. जैसे कि आपको पता है, विक्ट्री सीरीज़ में हमने मॉड्यूल D को कंप्लीट किया, क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट किया, उसमें मॉड्यूल C को हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम मॉड्यूल B पे आ चुके हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग. ठीक है, तो इसी को डिस्कस करेंगे आज. मॉड्यूल B को इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल है, बहुत ही अच्छा सा मॉड्यूल है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन, जो अच्छा सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी योर 13th यूनिट. आपका जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा? 13th यूनिट होगा, जो कि है हमारा डिमांड एंड सप्लाई. सबसे पहली चीज़ तो डिमांड एंड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है. अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई कम होगा, और अगर डिमांड गिर रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा एक इन्वर्स रिलेशन रहता है. ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड का कहना है, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ तो इनका कहना है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, और अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, हम बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगा. यानी कि डिमांड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है. एक आपका इनडायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, एक आपका डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में. ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़े यहाँ पर तो एक चीज़ ये आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई तो हमने देख लिया कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का रिलेशन बता रहे हैं. इसी में आगे अगर हमें पढ़ना है तो हम ये भी देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ है, इसका डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल क्या होगा, सप्लाई कर्व या सप्लाई शेड्यूल क्या होगा. अब क्या होता है, अगर हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. अगर यही रिलेशन हम एक कर्व के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व. डिमांड कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड होता है. ये जो आपका स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप रहता है डिमांड कर्व के अंदर. यही दोनों चीज़ें अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ें तो लॉ ऑफ सप्लाई में अगर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन आप टेबल में रिप्रेजेंट करते हो तो ये कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल, और यही रिलेशन अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो तो ये कहलाएगा सप्लाई कर्व. और ये कर्व जो है अपवर्ड कर्व होता है. यह कर्व आपका क्या होगा? अपवर्ड कर्व होगा. रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि आपका जो कर्व बन रहा है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बन रहा है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट. ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी एक बेसिक सा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है हमारा कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं इसका कर्व जो है डाउनवर्ड है, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो इसका कर्व क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा. चलो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है? अंडरस्टूड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चीज़ हर जगह पे स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट.
लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ सप्लाई की जब आप बात कर रहे हो तो ये दोनों ही कब अप्लाई होंगे, ये दोनों ही अप्लाई होंगे जब आपका अदर थिंग कांस्टेंट हो, है ना। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड को हम बोलेंगे व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, if the price of one quantity increases the demand of it will be decrease and vice versa, यानी कि other things have to be remain constant। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है when the price of a commodity raised other things not being constant, गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि other things have to be constant तब जाके लॉ ऑफ डिमांड आपको जो है अप्लाई होगा। सेकेंड, when the price of a commodity is raised and other things being variable, वेरिएबल है अगेन गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है when the price of a commodity is raised and the other things being constant, चलो यहाँ तक तो सही है। buyers tend to buy less, बिल्कुल सही, प्राइस बढ़ रहा है तो बायर लेस खरीद रहा है ना। सिमिलरली when the price is lowered, है ना, and other things being constant quantity demanded increase, बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो सिंपली law of demand says when other things remain constant but if the price of one quantity is increasing, when the price of goods and services or commodity is increasing its demand will decrease, that's the law of demand। ये हम किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सी। तो याद रखिएगा अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट बट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सेम लॉ ऑफ सप्लाई की डिफिनेशन हम देंगे कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट बट इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज देन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ विल बी ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड हैज अ डैश रिलेशनशिप विद प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो हमने अभी देखा था लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट है मतलब पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट बोलो पॉजिटिव बोलो एक ही बात है, इनवर्स बोलो नेगेटिव बोलो एक ही बात है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स द सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव अ डैश रिलेशनशिप विद सप्लाई एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ डैश रिलेशनशिप विद सप्लाई। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जहाँ पे हम बोलते हैं आपका एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है ना। द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसे गुड्स जिनको एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर, ऐसे गुड्स जिनको एक दूसरे के बिना यूज नहीं किया जा सकता वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट, सेकेंड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन केस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड जो होगा उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, इनवर्स होगा, है ना। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इट मीन्स राइट आंसर विल बी योर सी, इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विल बी देयर। क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स एक की जगह दूसरी यूज कर रहे हो तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बन गया तो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा ना, दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, next question we have equilibrium price is also known as, equilibrium price कब होता है, जब आपका quantity demanded is equals to quantity supplied। ठीक है, आपके दो कर्व होते हैं, एक तो हो गया ये लॉ ऑफ डिमांड जो कि डाउनवर्ड स्लोप है, एक हो गया ये लॉ ऑफ सप्लाई जो कि अपवर्ड स्लोप है। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है। यहाँ पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यहाँ पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई और यहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो ये जो इक्वल्स टू वाला पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, इमेजिनरी काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट यस इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। चलिए मार्केट प्राइस एज इट इक्वलेट्स द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट द पॉइंट at that point, optimum price as it the point of bliss, real price as it takes into account all the real cost and benefit. Fourth is market clearing price, there is no excess or demand at this point, shortage of demand or supply at this point। तो आंसर क्या होगा, डी,
एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस है जहां पे ना तो एक्सेस होता है ना ही शॉर्टेज होता है आपका डिमांड और सप्लाई का एट दिस पॉइंट, है ना बढ़ रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी तो वो कहलाएगा मार्केट क्लियरिंग प्राइस। सो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल। देखो डिमांड शेड्यूल हमने अभी देखा था कि जब आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हो, है ना, वो भी कैसे, टेबल के फॉर्म में, तो डिमांड शेड्यूल है। फर्स्ट इज सेइंग इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट, प्राइस तो आया ही नहीं, गलत हो गया। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट, दिस इज ट्रू। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, गलत हो गया। द आइडल डिमांड शेड्यूल इज डाउनवर्ड स्लोप, बिल्कुल सही है ना, डिमांड शेड्यूल तो आपका है, या फिर हम डिमांड कर्व की बात बोलते हैं, डाउनवर्ड ही होता है आपका, अभी हम देखा था। तो आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट है आपका सेकंड एंड नहीं सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड इज द नॉन करेक्ट, सो राइट आंसर होगा ए। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट वी हैव इज फर्स्ट एंड थर्ड, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व, क्या फोर्सेस होते हैं सप्लाई कर्व के बिहाइंड जो कि इसको शिफ्ट कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, government policies, all of the above. So what are the forces behind the supply curve? A, B, C or D? And the right answer here will be actually your all of the above. Supply curve में आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये सभी आपका सप्लाई कर्व का के बिहाइंड फोर्स होते हैं जो इसको रन करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, शिफ्ट इन सप्लाई का। अब सप्लाई का शिफ्ट क्यों हो रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड जब भी शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट हो रहा है? देखो एक चीज़ याद रखिएगा, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। अब इसी में आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट कब आएगा, शिफ्ट कब आएगा? जब वो जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाली लाइन है उसमें वो अदर थिंग्स चेंज हो जाए, तब जाके शिफ्ट आएगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, कर्व के अंदर। देखो फर्स्ट बोल रहा है व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, व्हेन द चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट्स द क्वांटिटी सप्लाइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से ट्रिकी लग सकता है आपको, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो इजीली कर सकते हो, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो सेकंड बोल रहा है कि जब चेंजेस हो रहे हैं गुड्स के खुद के प्राइस की वजह से, उसका लाइक हम बोल रहे हैं व्हेन द चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी, कि जो प्राइस में गुड्स के चेंजेस हुआ है वो ही अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ही है, ये तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है, ये तो कह ही रहा है कि अगर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, गुड्स का प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगा, यानी कि ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है। तो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से शिफ्ट तो नहीं आएगा, ये तो सिर्फ कर्व बना देगा। तो शिफ्ट कब आएगा? जब ये जो अदर फैक्टर्स हैं, किसके अलावा, गुड्स के खुद के प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम हो गया, जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, है ना आपका, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, है ना, नंबर ऑफ सप्लायर्स कंट्री में बढ़ गए हैं, तो इन सब के चेंज होने से क्या होगा, सप्लाई में शिफ्ट आएगा। सो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वी हैव फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के पीछे क्या फोर्सेस हैं? फर्स्ट इज सेइंग एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, सेकंड इज सेइंग एवरेज इनकम, थर्ड इज सेइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ इज सेइंग ए एंड बी। क्या लगता है क्या फोर्सेस हैं बिहाइंड द डिमांड कर्व? एंड द आंसर हियर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं होगा, अभी हमने देखा ये सप्लाई कर्व में है। राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी, दे आर द फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। राइट आंसर इज आपका हो गया डी, बोथ ए एंड बी। चलिए सप्लाई शेड्यूल क्या है? जैसे डिमांड शेड्यूल है वैसे सप्लाई शेड्यूल है। जब आप टेबल के फॉर्म में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसका रिलेशनशिप? डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट का, प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट का, इनकम एंड डिमांड का, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। जब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है टेबल पर तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। यही आप ग्राफ पर कर दो तो वो सप्लाई कर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन,
the more we consume, the lesser satisfaction each additional unit of consumption will give us. देखो वही चीज़ आ गई. इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था क्लास में, है ना, हमारे पेड क्लासेस में, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पहली बार किसी सिटी में, मान लीजिए गुड़गांव में आई हूँ, और मैंने पहली बार पिज़्ज़ा कंज्यूम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा टेस्ट, है ना. बट उसी को हर दिन, अब हर दिन लंच में पिज़्ज़ा ही खा रही हूँ, तो क्या सेम सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा? ऑब्वियसली नहीं ना. जैसे जैसे मैं आपका एक एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाती जाऊंगी, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा. जो फर्स्ट में था वो 10th में कम हो जाएगा. तो ये ही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो एग्जांपल में, कि एक्सट्रीमली थिरस्टी हो आप, तो पहला ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर जो है आपके पास, कोल्ड वाटर जो आपके पास आया है, वो आपको काफ़ी सारा सेटिस्फेक्शन देगा. सेकेंड ग्लास भी आप पानी पी लोगे, ठीक है, प्यासे हो तो आपने पी लिया, बट लेसर सेटिस्फेक्शन होगा. अब थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, फिफ्थ ग्लास, तो ऑब्वियसली ना ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा है, तो क्या हुआ, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे 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 गिरता जा रहा है. ये जो डेफिनेशन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये इनमें से किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ सप्लाई को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी को, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को? ए, बी, सी और डी, इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है. ए, बी, सी और डी में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड द राइट आंसर इज, लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई भी नहीं है, टोटल यूटिलिटी भी नहीं है. राइट आंसर इज डी. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो राइट आंसर यू हैव इज डी यहाँ पे. और अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल बी के ऊपर. आप देख सकते हो मॉड्यूल बी में यहाँ पे यू विल फाइंड कि हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं. इसमें से आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे, इट विल बी मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन होगा. बिल्कुल सही. और इस टॉपिक को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई की, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मींस करेंसी इन सर्कुलेशन. मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में जो करेंसी, उसको हम बोलते हैं आपका मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई मींस करेंसी इन सर्कुलेशन. मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मनी सप्लाई कहलाएगा. अगर हम बात करें कितना कैश है, अगर आपसे पूछ ले कोई कि कितना कैश है मार्केट में, तो क्या आप बता सकते हो? एक्चुअल में ये जो डेटा है आरबीआई पब्लिश करता है फोर्टनाइट बेसिस पे. फोर्टनाइट मींस हर 14 डेज के गैप में आरबीआई पब्लिश करता है इस डेटा को, और आरबीआई कैलकुलेट करवाता है इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ मनी. और ये जो मेजर्स ऑफ मनी है हमारे पास है M1, M2, M3, M4 एंड M0. ये जो मेजर्स ऑफ मनी है, ये हेल्प करते हैं हमें मतलब आरबीआई को फाइंड आउट करने में कि मार्केट में कितना लिक्विडिटी है. अकॉर्डिंगली आरबीआई अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाता है, ये जानने के बाद कि मार्केट में अवेलेबल कैश कितना है, जिसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी, जो कि M1, M2, M3, M4 और M0 है. M1 को कहा जाता है नैरो मनी, M3 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, M0 को कहा जाता है बेस मनी, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी. तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो. ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का मतलब तो महंगाई है ना. इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइजेस. जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो वो आपका महंगाई है. इन्फ्लेशन आता क्यों है? इन्फ्लेशन आने के दो कारण होते हैं आप लोगों के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आता है, जब अचानक से डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो इन्फ्लेशन आता है. दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला जो कॉस्ट है, लागत जो है आपकी, वो बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है. ओके, इसके अलावा अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन को मेजर हम कैसे करते हैं? WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर और IIP के थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. ये कहलाते हैं प्राइस इंडेक्स. अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग लेवल्स पे हम निकालते हैं इन्फ्लेशन को, और उसके लिए हमारे पास CPI, WPI, GDP डिफ्लेटर और IIP है. ये सब इंडेक्स हैं, प्राइस इंडेक्स हैं, जो हमें बताते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्री में कितना है. ठीक है, अच्छा अगर इन सब में से मैं IIP की बात करूं तो IIP आपका वॉल्यूम इंडेक्स है, बाकी सब प्राइस इंडेक्स है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करते हैं इसको. तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या होगा. फर्स्ट इज सेइंग करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई 3, M3. ठीक है, सेकेंड इज सेइंग नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड अदर डिपॉजिट विद RBI आर द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर. अब देखो M3 की अगर हम बात करें तो M3 इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. यहाँ कहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की बात नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया. ठीक है, अच्छा एक्चुअली अगर हम बात करें M1, M2, M3, M4 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. M1 जो है आपका होता है CU प्लस DD प्लस
डिपॉजिट विद आरबीआई, है ना, डिपॉजिट विद आरबीआई, ये M1 है। यहीं से जब हम M2 पे जाते हैं तो M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हमारा आ जाता है, ठीक है। और जब हम M3 पे जाते हैं तो M1 के साथ साथ टर्म डिपॉजिट आ जाता है, दैट इज राफा, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट को हम ऐड कर देते हैं। और जब फिर M4 पे हम जाते हैं तो ये M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स तो रहता है, बट इसमें से माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। बस ये सिंपल से 4 फॉर्मूला याद रखने हैं। मनी सप्लाई पे आने वाला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर थ्योरी बेस्ड आता है वो भी हो जाता है। तो फर्स्ट बोल रहा है करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई 3। सेकेंड बोल रहा है ना, अब देखो कंपोनेंट है, बिल्कुल सही है, पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक और करेंसी विद सर्कुलेशन में भी अंतर होता है, क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला बोल रहा है कि ये दोनों ही जो है कंपोनेंट है किसके, M3 के। M3 कहलाता है हमारा ब्रॉड मनी, ठीक है। M3 हमारा क्या कहलाता है, इट इज नोन एज द ब्रॉड मनी। वन सेकेंड, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे M3 की, तो M3 कहलाता है हमारा क्या, ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड मनी में आपका देखो क्या आ रहा है, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट। तो अगर करेंसी विद पब्लिक है, बिल्कुल सही है कि M1 के अंदर करेंसी विद पब्लिक CU के अंदर आ जाता है, ठीक है। प्लस डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही है, M1 में डिमांड डिपॉजिट है, तो ये दोनों मनी सप्लाई के कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट तो है, बिल्कुल सही है। अब अगर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई M3 की बात करें तो नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट जो है वो होगा नहीं। एक्चुअल में राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर दूसरा इनकरेक्ट है। कंपोनेंट तो सेम दिए हैं पहले स्टेटमेंट में, पर जो सोर्स दिया है वो गलत दिया है यहाँ पे। तो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मार्क द स्टेटमेंट एज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो यूज किया जाता है इंडिया में वो नैरो मनी है, जिसको हम M1 बोलते हैं। फिर ब्रॉड मनी है, M3 बोलते हैं। M2 इक्वल्स टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। M4 इक्वल्स टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ओके। Second is saying money performs 3 functions: medium of exchange, a measure of value, a store of value over time. Third is saying inflation denotes a rise in the general level of prices. The general price level is measured by a price index. The most important price indices are WPI, CPI, GDP deflator, both A and C. अब आपका यहाँ पे आंसर देना है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे गलत स्टेटमेंट दिख गया यहाँ पे कि 3 फंक्शन नहीं, मनी के 4 फंक्शन होते हैं। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर ऑफ मनी, 4 फंक्शंस आर देयर, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। सो राइट आंसर विल बी योर बी, ठीक है। मनी है 4 फंक्शन, 3 फंक्शन नहीं होते, 4 फंक्शंस होते हैं। चलिए, which of the below indexes is associated with the given statement। स्टेटमेंट है आपका, it is an index that tracks the change in the retail price of essential goods and services consumed by households। इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो रिटेल प्राइस की बात कर रहा है यहाँ पे, CPI, WPI, PPI, CPI फॉर एग्रीकल्चर। रिटेल प्राइस मतलब रिटेल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। रिटेल मार्केट में कौन खरीद रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं। तो हमारे लेवल पे जब इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो वो किसके थ्रू आएगा, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। सो राइट आंसर विल बी योर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इंडेक्स is associated with the given statement। It is an index that tracks the change in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses। यानी कि अब हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, एंटिटीज आपस में एक दूसरे को बेच रहे हैं, बिजनेसेस आपस में एक दूसरे को बेच रहे हैं और बल्क में प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। तो ये कौन सा मार्केट हुआ, होलसेल मार्केट हुआ, राइट। और अगर होलसेल मार्केट है तो इन्फ्लेशन भी किससे निकालेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। तो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, द इंफॉर्मेशन ऑन CPI इज रिलीज्ड ऑन अ मंथली बेसिस बाय। CPI इन्फ्लेशन जो है जिसको रिटेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन रिलीज कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मंथली डेटा आता है CPI का, बट कौन रिलीज करता है, NSO, NSSO, RBI या CSO। अब देखो मैंने आपको बताया था ये दोनों तो मर्ज हो चुके हैं 2019 में,
और इन दोनों को मर्ज करके ही हमने NS2 बनाया है, यानी कि सेकंड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। अब RBI तो सेंट्रल बैंक है, इन्फ्लेशन मेजर करना सरकार का काम है, RBI भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर होगा सी, ओनली वन। आंसर है सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन लेवल है उसको। सो राइट आंसर विल बी योर ओनली वन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you mean by demand पुल इन्फ्लेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था इन्फ्लेशन आने के दो कारण हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों ही क्या है, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आने के कारण कहलाते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है कंट्री में जब भी डिमांड बढ़ जाती है अचानक से बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव टू किसके, सप्लाई के, तो क्या बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जब डिमांड इन्फ्लेशन को पुल कर रहा है तो वो कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा, जब आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला लागत बन रहा है, और इसके बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा तो वो कॉस्ट पुश होगा, है ना। कॉस्ट किसी भी रीज़न से बढ़ सकता है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, लेबर के वेजेस बढ़ गए हैं, किसी भी रीज़न से अगर प्रोडक्ट को बनाने वाला जो खर्चा है वो बढ़ता है तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, A, B, C और D पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज थिंग, इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये तो CPI है, ये नहीं हो सकता। पहला वाला डेफिनेशन CPI को दे रहा है ना। सेकंड बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने पर इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, कि लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो वो अपनी डिमांड बढ़ाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और अगर एग्रीगेट सप्लाई उस लेवल पे नहीं बढ़ा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। हो सकता है, सही हो सकता है। थर्ड इज सेइंग इट इज़ अ राइज इन जनरल प्राइजेस कॉस्ड बाय इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हो सकता है। इट इज आंसर हिज B एंड C, क्योंकि B और C दोनों ही स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं किससे, डिमांड से। डिमांड बढ़ा है इसलिए इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी योर D, बोथ B एंड C। नेक्स्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट जो हैं वो दोनों होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि विदाउट इन्फ्लेशन कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। हर इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए इन्फ्लेशन की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन लाता है, इन्फ्लेशन लाता है। अब देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट कब होता है इन्फ्लेशन का, जब पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ने से लोगों ने डिमांड बढ़ाई। अगर हम इस डिमांड के इक्वलेंट सेम लेवल पे सप्लाई बढ़ाते जाए तो ऐसा नहीं है महंगाई नहीं आएगी, प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे प्राइजेस, पर प्राइजेस के बढ़ने के कंपैरिजन में आपका GDP का बढ़ना ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया। प्राइजेस बढ़ने के कंपैरिजन में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का। प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, नाम ही में ही बोला गया है महंगाई, तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे, पर प्राइजेस के कंपैरिजन में इकोनॉमी पे ज़्यादा असर हो जाता है कि GDP बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव कब होगा, जब पैसा बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी, हमने सप्लाई तो बढ़ाई पर इक्वलेंट सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, कि 100 डिमांड से 100 सप्लाई दी, 200 डिमांड हुई तो 200 दे दी, नहीं 100 हुआ तो 50 दे दिया, 200 हुआ तो 100 दे दिया, ऐसे हम डिमांड बढ़ा पा रहे हैं, इक्वलेंट नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्राइजेस बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि GDP नहीं बढ़ेगी, GDP तो बढ़ेगी, पर GDP से ज़्यादा इम्पैक्ट कंट्री में किसका दिखेगा, प्राइजेस का दिखेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, पर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका दिखेगा आपको, प्राइजेस का दिखेगा। तो इन्फ्लेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लॉस एंड स्टेबिलिटी इन रियल वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल सही है, वैल्यू ऑफ मनी में कमी आएगी, स्टेबिलिटी खत्म होगी। अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। चांसेस लोगों को लगता रहेगा और महंगाई आ जाएगी और महंगाई आ जाएगी, लोग नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट, है ना। देन जैसे कि कोविड के टाइम पे हमें लग रहा था लॉकडाउन नहीं हटेगा नहीं हटेगा, जॉब नहीं मिलेगी जॉब नहीं मिलेगी, तो लोगों ने अपना खर्चा कितना कम कर दिया, और बिकॉज ऑफ दैट GDP -23.9% आ गई थी, सेम रीज़न है। हाई इन्फ्लेशन लीड करता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स को, और कंज्यूमर जो हैं होर्डिंग करने लगते हैं, प्राइजेस फ्यूचर में और इंक्रीज होंगे, और ऑल ऑफ दी अबव। सो एक्चुअली ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इन्फ्लेशन के, तो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन। करेक्ट आंसर देना है आपको इन कॉन्टेक्स्ट टू मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला है M1 नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक होगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम होगा, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस होगा, बिल्कुल नहीं, पोस्ट ऑफिस M1 में नहीं आता। सेकेंड है सेइंग M1 प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI,
नो, गलत है। M1 के अंदर ऑलरेडी अदर डिपॉजिट है तो दोबारा क्यों ऐड करो, 2 बार ऐड कर दिया आपने। M1 में इंक्लूडेड होता है अदर डिपॉजिट उधार भी है, तो M2 होता है सिर्फ M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। ब्रॉड मनी M1 प्लस ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सक्लूडिंग NSC, गलत। M3 के अंदर आता है M1 प्लस टर्म डिपॉजिट, फोर्थ बोल रहा है M3 प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग, ये भी गलत। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया है ना, M4 का डेफिनेशन M3 में दे दिया, M3 का डेफिनेशन M4 में दे दिया, तो राइट आंसर होगा नन। इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो करेक्ट हो, सब इनकरेक्ट है ना, सभी क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर, ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई इज रॉन्ग हियर। चलिए, रिजर्व मनी, रिजर्व मनी को हम बेस मनी और आपका हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व मनी इक्वल्स टू डैश प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब आपको बताना है इस डैश में करेंसी इन सर्कुलेशन आएगा, करेंसी विद पब्लिक आएगा, डिमांड डिपॉजिट आएगा या फिर टर्म डिपॉजिट आएगा। A, B, C और D क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? Which of the following will be correct in context to reserve money M0? ओके, राइट आंसर इज एक्चुअली करेंसी विद पब्लिक जो है M1, M2, M3, M4 चारों में आता है, बट यहाँ पे करेंसी विद सर्कुलेशन आएगा, है ना। करेंसी इन सर्कुलेशन M0 का पार्ट है, करेंसी विद पब्लिक बाकी चारों का पार्ट है, तो राइट आंसर इज ए। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द स्टेटमेंट ट्रू इन रिलेशन, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू इन रिलेशन टू द मनी मल्टीप्लाई। मनी मल्टीप्लाई को लेके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मनी मल्टीप्लाई अप्रोच को बनाया गया है, प्रोनाउंस किया गया है मिस्टर J.M. कीन्स और एना सिचुएट्स के थ्रू। सेकंड बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है वो प्रोसेस जो इसमें बेस मनी जो है अपने आप मल्टीप्लाई होके M3 तक पहुंच गया एट एनी टाइम। बोथ ट्रू, ओनली बी ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्या किया बताती हूँ। आंसर तो आपका पहला तो नहीं है क्योंकि मिस्टर J.M. कीन्स का मनी मल्टीप्लायर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर फ्रेडमैन थे एना के साथ जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो पहला तो गलत हो गया। अब पंगा ये है, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। राइट स्टेटमेंट है बी और मैंने फोर्थ में भी लिख दिया ओनली बी, है ना, तो कोई भी लगा दो, बी या डी दोनों सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे मेरे से, तो आपका आंसर क्या है? बी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग योर मनी मल्टीप्लायर, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल पे भी हम करेंगे एक सेशन बहुत अच्छे से, बट कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जल्दी से बता दी कितने आंसर आपके सही हैं। साथ ही में अभी मैं आपको बता दूं महापैक पे डबल वैलिडिटी प्लस 80% डिस्काउंट चल रहा है, बाकी सभी बैचेस पे 80% डिस्काउंट आपका चल रहा है। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड बैच जो कि 15 ऑफ अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही में AFM का न्यूमेरिकल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। किसी भी बैच में एनरोल होने के लिए सबसे पहले 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। होम पेज पे जाके आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है JIB CIB, देन गो टू द JIB May 2024, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। और लाइव बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, हार्ड कॉपी बुक्स हैं, सब अवेलेबल है सिंगल पेज पे। एनरोल करके देखो, क्रैश कोर्स ये हैं जो 15 अप्रैल से आ रहे हैं, दिस इज AFM न्यूमेरिकल बैच। क्लिक करिए महापैक के ऊपर, सारे बेनिफिट चेक कर लीजिए, वैलिडिटी चेक कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिनी एंड महा मैराथन्स भी इंक्लूडेड हैं इसमें। इन सब को देखने के बाद क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, कोड यहाँ पे लगा दीजिए Y496 एंड अप्लाई। वंस यू अप्लाई आपको मिलेगा 79% का डिस्काउंट, बट फॉर एडिशनल 1% डिस्काउंट एप्लीकेशन से परचेस करिएगा कॉइन्स को यूज़ करके। 80% डिस्काउंट होगा, 1 ईयर वैलिडिटी होगा, कोड रहेगा Y496 जो आपको 5900 समथिंग में ये बैच प्रोवाइड करवा देगा महापैक। अगर आप अभी महापैक में एनरोल हो रहे हो, पहले से कैंडिडेट हो तो आई गेस आप लोगों को पता ही होगा क्या पढ़ना है। अगर आप अब एनरोल होते हो महापैक में तो आपको क्रैश कोर्स 2.0 फॉलो करना है, रिवीजन बैच फॉलो करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉलो करने। ट्रस्ट मी, ये चारों चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से बहुत ईमानदारी से पूरे कवर कर लेते हो तो पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इन सभी बैचेस में जो यहाँ पे मिल रहे हैं इनमें इंडिविजुअली एनरोल करते हो तो वो और कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज महापैक, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। साथ ही में अगर आप लोग रेगुलरली यूट्यूब सेशंस ज्वाइन करना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल।
ऑफिसर सर 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हम लोग हर दिन मंडे टू सैटरडे मिलेंगे सुबह 7:30 बजे फॉर IEIFS। आज 10 बजे फिर से मिलेंगे ईज रिफॉर्म के एक सेशन पे, और कल सुबह फिर से मिलेंगे 9 बजे जहाँ पे हम मॉड्यूल ए का मिनी मैराथन करेंगे। तो ये सारे ही सेशन ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल्स पे आपको, साथ ही में डायरेक्ट अगर आप ऑफिसर सर 24/7 के चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल, एंड करते हैं यहीं पे सेशन को। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, सी यू एट 10 AM। टेक केयर।